दोस्तों ये अमेजोन की वेब सीरीज का सेकेंड एपिसोड है। तो पहले एपिसोड में हमने आपको बताया था कि अमेजोन का जन्म कैसे हुआ था, उसने कैसे अपनी कंपनी का नाम 3 से 4 बार बदली किया था, उसने कैसे कंपनी का विजन बहुत बार बदला था और कैसे उन्होंने आईपीओ किया था। तो अगर आपको वो वीडियो देखना है तो मैंने उसको यहाँ पे भी लिंक कर दिया और उसका डिस्क्रिप्शन में भी लिंक छोड़ दिया है। तो यहाँ पे बॉलीवुड की तरह एक प्रॉब्लम या तो एक विलेन की एंट्री होनी चाहिए और वो प्रॉब्लम या तो विलेन का नाम है ईबे। ऐसी मौत मारूंगा इस कमीने को, ऐसी मौत मारूंगा इस कमीने को। ईबे की शुरुआत अमेजोन के 1 साल बाद 1995 में हुई थी और ईबे का बिजनेस मॉडल बहुत ही इंटरेस्टिंग था। फ्रंट एंड में तो वो अमेजोन की तरह ही था, पर बैक एंड पे ईबे कुछ भी नहीं करता था। ईबे सिर्फ एक प्लेटफॉर्म था। वो लोगों को अलाउ करता था अपने प्रोडक्ट सेल करने के लिए या अपने प्रोडक्ट्स ऑक्शन करने के लिए, और ईबे खाली एक कमीशन लेके जाता था। तो जहां पे अमेजोन खुद खरीदता था, खुद पैक करता था, खुद डिलीवर करता था, खुद बेचता था, यहां पर ईबे सिर्फ प्लेटफॉर्म बनाता था, सेलर्स को लिस्ट करता था, सेलर्स को ऑर्डर्स आते थे, वो लोग पैक करते थे, वो लोग डिलीवर करते थे, और ईबे क्या कमाता था? सिर्फ कमीशन। पर ईबे का मॉडल बहुत ही एसेट लाइट था, उसमें पैसों की ज्यादा मतलब कैपिटल की ज्यादा जरूरत नहीं थी, और वो एक लॉन्ग टर्म विजन के साथ था। मतलब लॉन्ग टर्म ये ईबे का मॉडल बेटर था अमेजोन के कंपैरिजन में। एक इंडियन एग्जांपल दूं, उस टाइम पे 1994 का अमेजोन मेरू कैब्स की तरह था। मेरू कैब्स क्या करता था? खुद कैब खरीदता था, खुद के ड्राइवर सैलरी पे थे, खुद का मेंटेनेंस, खुद का फ्यूल, सब कुछ, और वो खुद कैब्स को रन करता था। पर उबर और ओला जब आए, उन्होंने मेरू के कैब के मॉडल को डिसरप्ट कर दिया। जहां पे लोग कैब्स ओन करते थे, लोग कैब्स रन करते हैं, लोग का फ्यूल कॉस्ट जाता है, और ओला और उबर को क्या मिलता है? सिर्फ कमीशन। और ओला और उबर के ओनरशिप में क्या है? सिर्फ उनका जो ऐप का प्लेटफॉर्म है, बस उतना ही। और आप देख सकते हो मेरू की सर्विस भले ही अच्छी थी, वो बंद हो गया, और आज ओला और उबर अभी भी कंटिन्यू कर रहे हैं। तो जब भैया के पास यहाँ पे पैसे थे, उन्होंने सोचा कि यार ये तो लॉजिकल है, मतलब मेरे कस्टमर्स को अगर मुझे ज़्यादा चॉइस देनी है और ज़्यादा ऑर्डर्स फुलफिल करने हैं, तो खुद सब कुछ करने से बेटर दूसरे सेलर्स को भी मैं एनेबल करता हूँ, और वो लोग मेरा amazon.com पे लिस्ट करेंगे और वो लोग भी सेल करेंगे। तो सबसे पहले अमेजोन ने ट्राई क्या किया, जो हर बड़ी कंपनी ट्राई करती है, पहले उन्होंने अक्वायर करने की कोशिश की। तो उन्होंने ईबे के साथ मीटिंग किया, पर ईबे ने बोला चल निकल, मेरे को बेचना नहीं है, मैं ये बिजनेस कंटिन्यू करूंगा और आगे जाके तेरे को अक्वायर कर दूंगा। तो अमेजोन ने सोचा अभी ईबे तो नहीं मान रहा है, तो अभी खुद की ही सर्विस में शुरू कर दूं। तो अमेजोन ने शुरुआत की अमेजोन ऑक्शंस की, और ये ऑक्शंस बहुत ही बड़ा फेलियर निकला। अभी फेलियर होने का एक बहुत बड़ा रीजन था कि ये अमेजोन ऑक्शंस एक दूसरी वेबसाइट थी। तो कस्टमर्स कंफ्यूज हो गए कि यार ये amazon.com पे जाए, अमेजोन ऑक्शन पे जाए, और उनको रियलाइज नहीं हुआ कि ये सेम चीज अमेजोन की ही कंपनी है। तो अमेजोन को जो ब्रांड इक्विटी मिलनी चाहिए थी अमेजोन ऑक्शन शुरू करने में, वो उनको नहीं मिली। तो लोग अभी भी ईबे भी जाके ही अपना परचेस कर रहे थे, और अमेजोन ने पर गिव अप नहीं किया। अमेजोन ने अमेजोन ऑक्शंस बंद करके अभी जी शॉप शुरुआत की, पर यहाँ पर भी उन्होंने सेम मिस्टेक किया। जी शॉप्स भी एक अलग से वेबसाइट थी, भले उसमें अमेजोन की ब्रांडिंग थी, पर लोग वापस कंफ्यूज होने लगे और वापस वो लॉजिकली मार्केट लीडर मतलब ईबे के पास जाने लगे। अमेजोन ने अभी ये सब वेबसाइट पुराने बंद कर दिए और सब सेलर्स को अभी वो amazon.com पे लेके आए। तो कस्टमर को नहीं पता था कि वो सेलर से खरीद रहे, कस्टमर को लगा वो अमेजोन से ही खरीद रहे, पर बैक एंड पे वो ऑर्डर्स को सेलर्स प्रोसेस कर रहे थे। तो धीरे धीरे अमेजोन खुद तो प्रोडक्ट सेल कर रहा ही था, पर ईबे की तरह उसने एक मार्केट प्लेस मॉडल ही शुरू कर दिया और किसी को नहीं पता चला। किसी को पता नहीं चलेगा, बस किसी को पता नहीं चलेगा, बस। तो ये करते ही शायद 1-2 साल लगे, पर अमेजोन ने ईबे को पीछे छोड़ दिया और सेलर्स को एनेबल करने लगे अपने भी प्रोडक्ट सेल करने के लिए। और ये लॉजिकल भी है, बताऊं क्यों? क्योंकि अमेजोन को मालूम था कि वो खुद खरीद के कितने प्रोडक्ट सेल करेंगे। उससे बेटर एक है कि मैं एक प्लेटफॉर्म बना दूं, थोड़े कोई प्रोडक्ट्स खुद के भी सेल करता हूं, पर थोड़े दूसरे लोगों को भी अलाउ करता हूं सेल करने के लिए। तो ईबे के जो विलन था या जो प्रॉब्लम था, उसको तो एक 2.5 किलो का हार्ट जेफ बेजोस या अमेजोन ने मार दिया। पर उसके बाद एक और विलन की एंट्री होती है, और वो है .com बबल। बाय द वे, मार्केट प्लेस सक्सेसफुल होने के बाद में अमेजोन ने अपना लोगो चेंज किया और 19 जून 2000 में उसका जो A to Z वाला कॉन्सेप्ट है वहां पे इंट्रोड्यूस किया, जहां पे वो A to Z जितने भी प्रोडक्ट्स आएंगे वो सेल करेगा। वापस आते हैं विलेन के पास। तो अमेजोन अच्छा चल रहा था, 97 में आईपीओ हुआ, उसने बीट किया 2000 में ईबे को।
उस टाइम पे इंटरनेट बेस्ड कंपनीज बहुत बढ़ रहे थे और बहुत सारे लोगों के आईपीओ हो गए थे। अभी कोई भी कॉन्सेप्ट जब बड़ा होता है ना, ऑब्वियसली थोड़े अच्छे कंपनीज होते हैं, पर बहुत सारे लोग हवा बन के भी ये मॉडल का या ये कॉन्सेप्ट का फायदा उठाते हैं। ये हवा वाली कंपनीज में सिर्फ एक चीज होती है, हवा। इनके कॉन्सेप्ट में दम नहीं होता है, ये कोई फाउंडेशन पे टिकी नहीं होती। ये जब कॉन्सेप्ट बढ़ रहा होता है उसका एडवांटेज उठाने के लिए आती है। तो एंड ऑफ 2000 और अर्ली 2001 में ये इंटरनेट का जो कंपनीज का बबल है वो ब्रेक हुआ, और जो भी फालतू कंपनीज थी ना, जो भी मतलब बिना कोई फाउंडेशन या बिना कोई कॉन्सेप्ट, मतलब सिर्फ कॉन्सेप्ट पे बेस्ड थी, तो वो रातों रात बैंकरप्ट हो गई। और उसकी वजह से अच्छी कंपनीज पे भी इसका इफेक्ट आया। ये .com बबल की वजह से वहां का स्टॉक मार्केट पूरी की पूरी तरह क्रैश हो गया, और Amazon का स्टॉक प्राइस भी बिना उसकी गलती के पूरी की पूरी तरह क्रैश हो गया। सो .com बबल के स्टॉक मार्केट क्रैश के पहले Amazon का शेयर प्राइस 113 प्रति शेयर, $113 प्रति शेयर, और स्टॉक मार्केट के क्रैश होने के बाद, मतलब .com बबल के बाद उसका शेयर प्राइस $6 पर आ गया था। ये अगर आप कोई बड़ी कंपनी से कंपेयर करोगे ना, तो ये देख के पूरी बोर्ड हिल जाती, पूरे इन्वेस्टर्स हिल जाते, पर यहाँ पे Amazon के फाउंडर हिले नहीं। क्यों? क्योंकि ये एक नॉर्मल सिंपल फिलॉसफी में बिलीव करते थे कि अगर आपका स्टॉक प्राइस 20% बढ़ रहा है, उसका ये मतलब नहीं कि आपकी कंपनी 20% स्मार्ट हो गई है। तो अगर आपका स्टॉक प्राइस 95% भी डाउन होने लगे, पर आपका फाउंडेशन सॉलिड है या कोई एक्सटर्नल फैक्टर्स है स्टॉक प्राइस को जो ड्राइव कर रहे हैं, तो आपको उसकी फिक्र नहीं करनी चाहिए। क्योंकि अगर स्टॉक प्राइस कम हो रहा है तो ये नहीं कि आपका स्मार्टनेस कम हो रहा है या आपकी इंटेलिजेंस कम हो रही है। और ये क्रैश आने वाला है, ये जेफ बेजोस को पहले ही पता था। इसके लिए 2000 में उन्होंने एक बाहर से सिक्योर कर ली थी $672 मिलियन की फंडिंग, जो कि एक बहुत हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे थी। पर जेफ बेजोस को मालूम था और उनके सीएफओ को मालूम था कि ऐसा कुछ होने वाला है, तो उसके पहले ही हम प्रिपेयर रहते हैं। और सेकेंडली, Amazon एक कैश पॉजिटिव कंपनी थी, मतलब वो लॉस मेकिंग तो थी पर वो कैश पॉजिटिव थी। अभी ये दोनों चीजें डिफरेंट है। वर्किंग कैपिटल वाइज Amazon एक कैश पॉजिटिव कंपनी थी, तो वो क्रेडिट पे माल खरीदती थी पर अपने कस्टमर्स को कैश में बेचती थी। तो जहां पे उसको सप्लायर्स को 3 महीना लगता था पेमेंट देने के लिए, वहां पे उसको कस्टमर से एडवांस पैसा देता था। तो 2 से 3 महीना वो पैसे को एंजॉय करती थी। इसके लिए Amazon इस टाइम पे भी, एक डिफिकल्ट टाइम पे भी टिकी रही। और मेरे ये पॉइंट को प्रूव करने के लिए Amazon ने ये .com क्रैश को इजीली सबसाइड कर दिया, मतलब इजीली उससे बाहर आ गए, और 2003 में उन्होंने अपना पहला प्रॉफिट डिक्लेयर किया। दोस्तों, अभी मैं आपको एक रिस्क के बारे में बताऊंगा जो Amazon ने ये .com बबल के बाद लिया। ये रिस्क Amazon को बहुत ऊंचाइयों पे भी पहुंचा सकता था, पर ये बहुत बड़ा चांस, मतलब 90% से ज्यादा चांस था कि वो उसको बैंकरप्ट भी कर सकता था। दोस्तों, Amazon में इंटरनल मीटिंग्स बहुत होते थे, और ये इंटरनल मीटिंग्स में जब भी डिस्कशन होता था, ये डिस्कशन होता था कि हम हमारे सर्विस को कैसे बेटर करें या ऑफरिंग को कैसे बेटर करें। एक मीटिंग के दौरान जब एक कस्टमर सर्वे किया गया, ये पता चला कि शिपिंग चार्जेस जो है ना, ये एक बहुत बड़ा बॉटलनेक है ई कॉमर्स में परचेज करने के लिए। मतलब जब आप परचेज करते हो, अगर आपको शिपिंग चार्जेस दिख रहे हैं ना, तो आप शायद परचेज नहीं करोगे। तो Amazon ने ये सोचा कि यार क्यों ना शिपिंग चार्जेस हटा दे, पर शिपिंग चार्जेस हर प्रोडक्ट पे नहीं हटाते। $100 के ऊपर जो भी परचेज करेगा उसमें अपन शिपिंग चार्जेस हटा देते। तो ये डिसीजन उन्होंने ऑन एन एक्सपेरिमेंटल बेसिस हॉलिडे सीजन ऑफ 2000 में लिया, और ये एक्सपेरिमेंट बहुत ही सक्सेसफुल हुआ। अभी कौन सा कस्टमर ऐसा है जो शिपिंग के लिए सामने से पे करना चाहेगा? तो ऑब्वियसली ये एक्सपेरिमेंट लोगों को पसंद आया, और इसके बाद Amazon ने 2 चीजें नोटिस की। एक तो लोग ज्यादा परचेज करने लगे, और ये जो $100 का बैग भरने के लिए लोग अलग अलग आइटम परचेज करने लगे। तो पहले शायद वो लोग खाली कप्स या समझो सिरेमिक है जिसका उनको उस टाइम पे जरूरत था, वो परचेज करते थे। पर फिर उसके बाद में वो अनरिलेटेड आइटम्स जैसे ये कैलकुलेटर और ये कप भी खरीदने लगे। तो ये Amazon को लगा कि इस चीज को कंटिन्यू रखना चाहिए, और शायद ये ऑफर लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छा रहेगा। तो इसके रिजल्ट्स देख के जेफ बेजोस ने बोल दिया, अरे अभी तो हर एक प्रोडक्ट पे फ्री शिपिंग कर देंगे। मतलब वो भले $1 का प्रोडक्ट हो या $100 का प्रोडक्ट हो, उस पे फ्री शिपिंग करेंगे। पर ये एक डिसीजन कंपनी को पूरी तरह पसंद नहीं आया। क्यों? क्योंकि ये चीज एक्सपेंसिव होता है, और सेकेंडली जो आदमी शिपिंग के लिए पे करने के लिए रेडी है, उससे भी आप शिपिंग चार्जेस नहीं कलेक्ट कर पाते। तो भी जेफ बेजोस मानने को तैयार नहीं थे, और उनको तो फ्री शिपिंग देना ही था। तो उनको एक कंपनी के एग्जीक्यूटिव ने एक एयरलाइन कंपनी का एग्जांपल देके समझाया, पर वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स एग्जांपल है। मैं आपको एक इंडियन कुरियर कंपनी के एग्जांपल से समझाता हूँ। तो इंडिया में जब भी आप कुरियर करते हो, जैसे आपको बॉम्बे से दिल्ली कुरियर करना है, तो उसमें 2-3 दिन लगते हैं। तो और अगर आप कुरियर कर रहे हो तो उसके चार्जेस समझो ₹40। पर अगर आपको ओवरनाइट पहुंचाना है, जैसे आपको नेक्स्ट डे 12 बजे से पहले पहुंचाना है, तो उसके चार्जेस ₹100 लगते हैं। तो ये सिमिलर मॉडल को फॉलो करते हुए Amazon ने एक नई स्कीम निकाली अपने कस्टमर्स के लिए।
इस सर्विस का नाम था फ्री सुपर सेवर शिपिंग। तो ये सर्विस एकदम कुरियर कंपनी की सर्विस जैसा था कि जब आप $99 के ऊपर का परचेज करोगे आपको फ्री डिलीवरी तो मिलेगी, पर आपको 5 से 7 दिन रुकना पड़ेगा। पर अगर आपको कोई भी चीज अर्जेंटली चाहिए या समझो 2-3 दिन में चाहिए तो आपको उस टाइम पे शिपिंग चार्जेस भरने पड़ेंगे। तो इसके दो एडवांटेजेस थे। जो कस्टमर शिपिंग के लिए पे करने के लिए तैयार था उससे अमेजॉन शिपिंग चार्जेस कलेक्ट करता, पर उसको 2-3 दिन में उसको प्रोडक्ट डिलीवर करना पड़ता। पर जो कस्टमर्स अपना परचेज प्लान कर सकते थे उनको 7 दिन रुकना पड़ता था, पर उनको शिपिंग चार्जेस बिल्कुल जीरो मतलब शून्य लगते थे। तो ये विन विन सिचुएशन था बोथ कंपनी मतलब अमेजॉन के लिए और उसके कस्टमर्स के लिए भी। और ये स्कीम मतलब फ्री सुपर सेवर शिपिंग बहुत बड़ा सुपर हिट हो गया और कस्टमर्स इससे बहुत ज्यादा परचेज करने लगे और अलग अलग आइटम्स भी परचेज करने लगे। दोस्तों ये जो $99 की स्कीम थी वो भी अमेजोन ने 2-3 महीने के लिए एक्सपेरिमेंट बेसिस पे लॉन्च की थी, और जब ये सक्सेसफुल हुआ उन्होंने ये जो 99 की लिमिट थी पहले $49 पे लेके आए और उसके बाद $25 पर लेके आए। तो उसका मतलब $25 के ऊपर अगर आप आइटम परचेज करते आपको फ्री शिपिंग मिलता। अमेजोन ने ये एक्सपेरिमेंट के बाद नोटिस किया कि कस्टमर्स अपने प्रोडक्ट के लिए 3 दिन 2 दिन या ओवरनाइट डिलीवरी चाहते हैं और अपने प्रोडक्ट के लिए ज्यादा रुकना नहीं चाहते। और आप मानोगे नहीं, ये एक्सपेरिमेंट करने के लिए उन्होंने एक नया कन्वेयर बेल्ट लगा दिया और एक थोड़े नए ट्रक्स खरीदे बस इन कस्टमर्स को सर्विस करने के लिए जो फास्टर डिलीवरी चाहते थे। मतलब एक छोटे से एक्सपेरिमेंट के लिए उन्होंने करोड़ों खर्च कर लिए ये जानने के लिए उनके कस्टमर्स क्या चाहते हैं और उनके कस्टमर्स की पसंद क्या है। दोस्तों ये दोनों एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल है और अमेजोन को इस एक्सपेरिमेंट के बाद 2 चीजें रियलाइज हुई। एक कि कस्टमर्स को फ्री डिलीवरी चाहिए और दूसरा कस्टमर्स को फास्ट डिलीवरी भी चाहिए। और ये दोनों सेपरेट चीजें नहीं थी, ये दोनों सेम थी। मतलब कस्टमर्स को फ्री डिलीवरी चाहिए और उन्हें 2 या 3 दिन में प्रोडक्ट चाहिए और उसके लिए वो कोई शिपिंग चार्जेस भरने के लिए तैयार नहीं है। तो आप ये सोच रहे होंगे कि यार यश तू तो हमको बेवकूफ बना रहा है, तूने अभी बोला था कि ये रिस्क होने वाला है और ये रिस्क कंपनी को बैंकरप्ट कर देगा। रिस्क कहाँ पे, ये तो बहुत अच्छा सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट है, तो रिस्क बस आ रहा है। रुको जरा, थोड़ा सब्र करो। मैं तो थक गई भाई साहब। तो ये एक्सपेरिमेंट्स का बेस हो गया अमेजोन का प्राइम मेंबरशिप जो शायद आपने भी खरीदा होगा। अमेजोन को ये 2 एक्सपेरिमेंट्स के बाद रियलाइज हुआ कि ई कॉमर्स में कोई भी परचेज करने के लिए 2 मेजर हिंड्रेंसेस होते हैं या 2 मेजर रुकावटें होती है। एक हो गया डिलीवरी चार्जेस, मतलब अगर कोई 100 रुपए की आइटम है, अगर आप उसको स्प्लिट करके बताओगे कि 70 रुपए की आइटम और 30 रुपए डिलीवरी चार्जेस, तो लोग शायद परचेज नहीं करेंगे। पर अगर आप उसको 100 रुपए के हिसाब से ही बताओगे तो लोग उसको परचेज कर लेंगे। और दूसरा हो गया शिपिंग टाइम, अगर आप कोई प्रोडक्ट 7 दिन में डिलीवरी करोगे तो कस्टमर शायद परचेज करने से पहले 10 बार सोचेगा, पर अगर आप उसको बोलोगे अगले दिन डिलीवरी मिल रही है या 2 दिन में डिलीवरी मिल रही है तो कस्टमर बहुत अच्छा चांस है कि उसको परचेज कर लेगा। तो ये दोनों चीजों को क्लब करके अमेजोन ने 2005 में अमेजोन प्राइम मेंबरशिप की शुरुआत की। और यही है वो रिस्क अमेजोन प्राइम जो कंपनी को पूरी की पूरी तरह बर्बाद कर सकता था या तो ऐसी ऊंचाई पर पहुंचा सकता था जो कोई इमेजिन नहीं कर सकता था। अमेजोन प्राइम के 2 फीचर्स थे। एक तो आपको मेंबरशिप $79 पर ईयर में खरीदनी होती थी, इससे क्या होता था कि आपको फ्री डिलीवरी मिलती थी, और सेकेंडली आपको 2 दिन में डिलीवरी मिलती थी। अब इसमें रिस्क क्या था मैं आपको समझाता हूँ। यूएस में 2 दिन में डिलीवरी करना कोई हलवा नहीं, कोई खाने का काम नहीं। यूएस इंडिया के साइज से 1.5 गुना बड़ा है और सेकेंडली उसमें बहुत एक्सट्रीम टेम्परेचर होते हैं। मतलब कोई कोई रीजन ऐसे हैं जिसमें -25 -30 तक भी टेम्परेचर पहुंचते हैं और समर में तो इतनी गर्मी होती है कि आप इमेजिन नहीं कर पाओगे। इंडिया की जो लॉन्गेस्ट डोमेस्टिक फ्लाइट है वो अराउंड 4 to 5 आवर्स की होती है, पर यूएस की जो लॉन्गेस्ट डोमेस्टिक फ्लाइट है वो 10 घंटे की, मतलब 2 गुना ज्यादा। इंडिया में कितने टाइम जोन्स है पता है? सिर्फ 1, और यूएस में टोटल 6 टाइम जोन्स है। मतलब कंट्री इतनी बड़ी है कि उसको 6 अलग अलग टाइम जोन्स की जरूरत है। तो यूएस में 2 दिन में डिलीवरी करने का मतलब समझते हो? अगर आपका प्रोडक्ट साउथ में है तो आपको हर जगह वेयर हाउसेज ओपन करने पड़ेंगे ताकि आप हर जगह पे 2 दिन में पहुंच सको। मतलब आपका वेयर हाउस का इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगा, और सेकेंडली वेयर हाउस के इंफ्रास्ट्रक्चर को सपोर्ट करने के लिए एम्प्लॉइज का कॉस्ट बढ़ेगा, ट्रक्स का कॉस्ट बढ़ेगा, डिलीवरी का कॉस्ट बढ़ेगा। मतलब हर चीज में इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत पड़ेगी। और बॉस ये एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल होने वाला है या नहीं होने वाला है इसकी कोई गारंटी नहीं। मतलब लोग आपकी प्राइम मेंबरशिप $79 में परचेज करेंगे, इसका कोई भी गारंटी अमेजोन के पास कभी था ही नहीं। और सेकेंडली अमेजोन शिपिंग चार्जेस से सालाना बहुत कमाता था, तो ये प्राइम मेंबरशिप इंट्रोड्यूस करने के बाद शिपिंग चार्जेस तो वो कस्टमर से ले ही नहीं सकते थे, तो वो तो इनकम पूरी की पूरी जीरो हो जाती। तो वेयर हाउस में इन्वेस्ट करो, एम्प्लॉइज में इन्वेस्ट करो, ट्रक्स में इन्वेस्ट करो, डिलीवरी इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करो और शिपिंग चार्जेस जीरो कर दो। ये बहुत बड़े रिस्क है जो कंपनी को पूरी तरह बैंकरप्ट कर सकते हैं। और ऑब्वियसली जहाँ पे पैसे की बात आती है तो सीएफओ तो हमेशा खर्चा करने में कभी खुश नहीं होगा। तो
तो सीएफओ इंटरनली ये मूव को बैक नहीं कर रहा था, पर जेफ बेजोस इतने कन्विक्टेड थे, मतलब इतने श्योर थे कि ये सक्सेसफुल होगा, तो उन्होंने पूरी की पूरी कंपनी को कन्विंस कर दिया ये चीज को लॉन्च करने के लिए। पर यहाँ पे जेफ ने थोड़ा सा स्मार्टली किया। पहले उन्होंने थोड़े एरियाज में लॉन्च किया जहाँ पे उनको लगता था कि कस्टमर डिमांड है और लोग ये प्राइम मेंबरशिप खरीदेंगे, और जब ये एरियाज में सक्सेसफुल है तो उन्होंने पूरे कंट्री में ये चीज को लॉन्च किया। और ये लॉन्च फेब 2005 में हुआ, और ये लॉन्च ऑब्वियसली सक्सेसफुल था, क्योंकि अगर सक्सेसफुल नहीं होता तो आज हम Amazon के ऊपर वीडियो नहीं बना रहे होते। और ये मॉडल इतना सक्सेसफुल था क्योंकि लोगों का जो माइंडसेट है ना, वो वर्ल्ड ओवर ई कॉमर्स के लिए सिमिलर है। मतलब लोग फास्टर डिलीवरी भी चाहते थे और लोग डिलीवरीज के लिए पेमेंट भी नहीं करना चाहते, तो उन्होंने दूसरे कंट्रीज में भी ये सर्विस को लॉन्च हुआ और वहां पे भी ये सर्विस सुपर हिट हो गया। तो इसमें लर्निंग क्या है पता है? कोई भी आप प्रोडक्ट या सर्विस करते हो ना, या प्रोडक्ट या सर्विस सेल कर रहे हो, उसमें से बॉटलनेक हटाने की कोशिश करो। मतलब कोई भी हिंडरेंसेस है या जो भी रुकावट है कस्टमर को परचेस करने के लिए, अगर आप वो हटा दोगे ना तो कस्टमर आपसे फास्ट परचेस करेगा और ज्यादा परचेस करेगा। और ये सेम चीज इंडिया में आके उबर ने की थी। अगर आपको याद होगा जब उबर लॉन्च हुआ था तो खाली 2 पेमेंट ऑप्शन थे, एक पेटीएम वॉलेट था और दूसरा क्रेडिट कार्ड था। तो ये 2 पेमेंट ऑप्शन एक बहुत बड़ा हिंडरेंस या बॉटलनेक था, तो इसको हटाने के लिए उबर ने ये चीज रियलाइज किया और उन्होंने कैश पेमेंट अलाउ की है। और ये छोटे से चेंज की वजह से उबर का जो अडॉप्शन था वो मल्टीप्लाई हो गया, मतलब बहुत सारे लोग उबर यूज करने लगे। तो Amazon की ये जो जर्नी है उसमें हम अभी 2005 तक पहुंच गए, जो 94 से शुरुआत हुई थी, 2021 तक हमें ट्रैवल करना है। बहुत ही इंटरेस्टिंग जर्नी और बहुत लेसन्स आपको आगे मिलेंगे। तो अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कैसे Amazon ने एक अनरिलेटेड बिजनेस शुरुआत की, जो अनरिलेटेड था, अनथिंकेबल था, और किसी ने नहीं सोचा था कि Amazon जैसी एक ई कॉमर्स कंपनी ऐसा एक अनरिलेटेड बिजनेस कर सकती थी। और उन्होंने वर्ल्ड के टॉप सॉफ्टवेयर जायंट को, माइक्रोसॉफ्ट को इस बिजनेस में बीट किया, और 5 साल तक माइक्रोसॉफ्ट को रियलाइज नहीं हुआ कि उनके साथ क्या हो गया है। और अगले वीडियो में मैं आपको एक बिजनेस के बारे में बताऊंगा जो Amazon ने शुरुआत की और वो बुरी तरह फेल हुआ, और उन्होंने वो बिजनेस एक कंपनी को बेचा, और आगे ऐसा हुआ कि फ्यूचर में Amazon ने वो कंपनी को ही खरीद लिया। अरे कहना क्या चाहते हो? तो अगले वीडियो में ये सब और बहुत कुछ। तो दोस्तों अगली बार मिलेंगे। जय हिंद।